Very good morning, dear student. Welcome to the Sukha's Point. Dear student, today we are starting the new unit, that is the statistics, where we see introduction and some more points about the statistics, how we can use or what is the application of this in our daily life. So see, dear student, this is very important topics. So to be continue with us, we have to take this point. As we have already seen, in earlier classes we have already seen what is the definition of the statistics, how we can define or why we use the statistics in our daily life. Clear? So in the lower classes you see that when we are deal with the analysis of the data, जब हमारे पास कोई डेटा आ जाता है या कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम एक सबसे पहले छोटी क्लासों में आपको सिखाया होगा कि सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना है. तो आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया होगा, बार ग्राफ या फ्रीक्वेंसी ग्राफ या और पॉलीगॉन ग्राफ, डिफरेंट टाइप के ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट किया था. लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर वाली क्लासों में आए तो उसका डेटा का और बढ़िया तरीके से हम लोग एनालिसिस करने लग गए. और हम लोग क्या करते थे, डेटा को एक ग्रुप में सिस्टमेटिक वे से अरेंज करते थे और उस ग्रुप में से अरेंज करने के बाद में डेटा में से कुछ इंफॉर्मेशन लेते थे. इंफॉर्मेशन का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि कई बार आप रिजल्ट कंपेयर करते हो आपस में एक दूसरे का, या क्लास का करते हो सेक्शन ए का रिजल्ट बढ़िया रहा या बी का रहा, या क्लास का एवरेज रिजल्ट कितना रहा, या क्लास का टॉप कितना रहा, मिनिमम कितना रहा. तो ये सब जो एनालिसिस होते हैं इन्हीं को हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर डालते हैं. ये हमारा डेली का काम है. तो स्टैटिस्टिक्स है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब हम इसको यूज करते हैं सो as you see in the class 10 we are finding the central value. तो हमने वहां पर एक नया टॉपिक सीखा था, हाउ टू फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द गिवन डेटा और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा विच विल गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा. तो वहां पर हम लोगों ने तीन इसके मेथड सीखे थे, हाउ टू फाइंड द सेंट्रल वैल्यू लाइक मीन, मीडियन एंड मोड. तो ये आपको भली तरह से पता है कि मीन कैसे निकालते हैं. देयर आर थ्री मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द मीन, और मीडियन के हमने एक बताया था फॉर्मूला, और मोड का भी एक फॉर्मूला बताया. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड द मीन एंड मीडियन. तो उसको आपको वापस यहाँ काम में लेना है और वो मेथड भी आपको आना चाहिए. हम आगे जब पढ़ेंगे ठीक है ना. नाउ हियर वी आल्सो सी we next topic of the statistics, how we can use in better way. अब प्रॉब्लम क्या होगी, हम लोग को बेटर और अच्छे तरीके से इसको पढ़ने की जरूरत है. जब आपको पता है कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, और इन इंफॉर्मेशन से हम लोग कई बार वैल्यूज दे देते हैं. लेकिन उसमें हमने 10th में ये भी पढ़ा था कि मीन कहाँ पर यूज होता है, मीडियन कहाँ पर यूज होता है, मोड क्यों होता है, या कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा मेथड नहीं है, ये भी हम लोगों ने पता किया था. तो अब इसमें भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण हमको इसके और मेथड सीखने पड़ेंगे. दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग इन द 11th क्लास. 11th में पढ़ने का तरीका या कारण क्या है कि इससे हम लोगों को पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. 10th तक तो ठीक है, चल जाता है, लेकिन अगर आप मास्टरी करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट में या उसके डेप्थ तक जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको और चीजें भी पढ़ना पड़ेगी. ठीक है ना. तो देखिए, अब जैसे यहाँ पर हमने जो एग्जांपल दिया है, कंसीडर नाउ द रन स्कोर्ड बाय द टू बैट्समैन इन देयर लास्ट 10 मैचेस. तो दो बैट्समैन, जैसे आप लोगों का क्रिकेट में बहुत लगा हुआ है,
कई बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं इस चक्कर में और कैरियर को बर्बाद कर देते हैं। तो इसीलिए हमने भी क्या किया, जहां से आपका इंटरेस्ट है वहीं से हमने एग्जाम्पल उठा दिया है। 2 बैट्समैन है, उसका परफॉर्मेंस पिछली 10 पारियों का है। पहला बैट्समैन ये खेल रहा है, रन स्कोर कर रहा है, दूसरा बैट्समैन है वो ये रन स्कोर कर रहा है, राइट। अब दोनों का अगर आप मीन और मीडियम निकालें, क्योंकि हमारे पास यही एनालिसिस करने का कि बेटर कौन है, या आप मैक्सिमम देख सकते हो, या मिनिमम देख सकते हो, या रेंज देख सकते हो, या एवरेज क्या है, हम लोग यही देखते हैं। तो इन दोनों का जब हम मीन निकालने बैठे, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट निकाल लिया, आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट का मीन 53 आ गया, तो सेकेंड का भी मीन 53, तो मीन से हमारा काम नहीं बना, तो हम लोग मीडियन पे गए, तो मीडियन भी वही आ गया 53। अब हम कैसे कहें कि कौन सा बैट्समैन है वो परफॉर्म बेटर कर रहा है, या किसको आगे टीम में सेलेक्ट करें, या किसके ऊपर हम लोग भरोसा करें, ठीक है ना। तो ये तो मेथड हमारा फेल हो गया, दोनों को बराबर बता रहा है। तो इसके लिए आपको और मेथड सोचना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है कि सिलेक्शन जो कमेटी होती है वो कुछ और परफॉर्मेंस देखता है। कौन से देखता है, जैसे हम पुराने खिलाड़ियों में बात करें, जैसे आपके धोनी है, या आप कहो कि ये वीरेंद्र सहवाग है, ये जो बैट्समैन थे इनका क्या प्रॉब्लम था और उनकी खासियत क्या थी। ये लोग जब टिक जाते थे तो बहुत अच्छा बनाते थे, और जब नहीं टिकते तो 0 पे ही जाते थे। 10 पारी में लगातार 0 0 0 0 0, और एक पारी में अगर जम जाते 10 में से तो 200 300 बना दिया, राइट। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जैसे राहुल द्रविड़ है, उसको हम रिलायबल कहते हैं, भरोसेमंद कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आएगा तो कुछ तो बना के जाएगा, ठीक है ना। कुछ फिक्स 40-50 रन हर पारी में बनाएगा, लेकिन ये नहीं है कि वो आपको स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया दे देगा। तो स्ट्राइक रेट चाहिए तो सहवाग की तरफ देखना है, भरोसेमंद चाहिए तो एक हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए इसमें यही प्रॉब्लम आई है, ये खिलाड़ी क्या कर रहा है, 91 मार देता, 0 पे आउट हो जाता है, 64 42 80 30 5 पे आउट हो जाता है, 11 पे 117 बना देता है हाईएस्ट। तो इसका क्या है, जम जाता है, अच्छे रन बना देता है, तो कम बनाता है। सिमिलरली सेकंड में देखिए, सेकंड बैट्समैन क्या करता है, कांस्टेंट है, 53 46 48 50 53 53 58 60 57 52। तो ये 50 के आसपास परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसका एवरेज और इसका एवरेज तो बराबर है, लेकिन अगर इन जनरल देखें कि कंसिस्टेंस किसका परफॉर्मेंस है, लगभग एक जैसा, न खराब है न ही अच्छा है। इसका कई बार बहुत खराब हो जाता है, कई बार बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमको एक नया मेथड दिमाग में आने लगता है जब इस तरह से परफॉर्मेंस देखते हैं कि इसका मतलब डेटा का एनालिसिस करने के लिए कोई और मेथड होना चाहिए। अब आप इसको अगर ग्राफ में देखिए, मैंने यहाँ ग्राफ पे भी लिखा है, रिप्रेजेंट किया है, ये आपका बैट्समैन ए का परफॉर्मेंस है, ये बैट्समैन बी का। तो देखिए जो ये पॉइंट किया है, इसके पॉइंट दूर दूर है आपस में, और इसके पॉइंट सब एक साथ नहीं, राइट। तो यहां पर जैसे हम लोग कहते हैं कि मीन और मीडियन और मोड, दीज आर द सेंट्रल टेंडेंसीज, और इनको हम सेंट्रल वैल्यूज कहते हैं। डेटा की सेंट्रल वैल्यू क्या होगी, यानी इसका परफॉर्मेंस 53 के आसपास है, इसका भी 53। तो 53 से कितना कम है, कुछ नहीं कहता है, ज्यादा कितना है, कुछ नहीं कहता है। मीन क्या कहता है या मीडियन क्या कहता है कि एवरेज कितना है या सेंट्रल वैल्यू कितनी है, एन एवरेज, इसका एक बीच का वैल्यू कितना। लेकिन ये नहीं कहता है कि भाई ये नीचे कितना गिरा है या ये कितना ऊपर उठा है, ठीक है ना। इसी तरह से इसका भी नहीं कहता कि इसका परफॉर्मेंस नीचे कितना गिरा है, ऊपर कितना गिरा है। तो ये चीज जानने के लिए हमको एक नया मेथड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग एक जनरल उदाहरण दे देते हैं, जैसे किसी भी फैक्ट्री में, ये हमने 10th में कहा था, फैक्ट्री में
अगर आपका वेजेस या सैलरी का कहो एवरेज निकालना है, ठीक है ना, और एवरेज मान लो 10,000 आ रहा है, ठीक है, या 1 लाख मान लेते हैं, मान लो एवरेज या मीन 1 लाख आता है। लेकिन क्या होता है फैक्ट्री में, एक वर्कर है और एक मैनेजर है, तो वर्कर को जहां डे के 300 ही मिलते हैं और मैनेजर को जहां 10,000 1 डे के 3,000 और 10,000। अब अगर आपका इनका एवरेज निकालोगे तो मान लो मंथली एवरेज है इसका 1 लाख हो गया, तो बेचारे वर्कर को 1 लाख से क्या लेना देना, इसका महीने का मान लो 900 ही नहीं हो रहा या 9,000 ही नहीं हो रहा, तो इसके लिए ये एक अन्याय हो गया कि इस फैक्ट्री में एवरेज सैलरी 1 लाख मिल रही महीने की, तो एवरेज सैलरी 1 लाख का क्या मतलब है, इसके साथ अन्याय हो गया। सब देखेंगे बढ़िया तनख्वाह दे रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया करा, बेचारा वर्कर या जो भी नीची क्लास का है जिसको सैलरी कम है उसके लिए तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन जो मैनेजर क्लास का है जिसको महीने का 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख मिल रहा है उसके लिए 3 लाख ठीक है, एवरेज 1 लाख के आसपास मिल रहा है, यानी हम मिल रही ज्यादा आप कम बता रहे हैं, इस बेचारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है फिर भी लाख बता रहे, तो यहाँ पर मीन फेल हो जाता है। हम लोग रियल वैल्यू पता नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसमें सोशल वर्क है या जो सामाजिक कार्य करने हैं इसलिए मजदूर पिछड़ जाता है। तो इसको बेटर मेथड से करने के लिए हम लोगों को ये मेथड नए सीखने पड़ेंगे। तो कौन से मेथड को अभी हम देखेंगे। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा जैसे मीन निकालने का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन इफ वी आर नॉट गिवन द सेपरेट फ्रीक्वेंसी। अगर सेपरेट फ्रीक्वेंसी नहीं है तो मीन निकालने का क्या है, xi अपॉन है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। और मीडियन का अगर ओड टर्म है तो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ द n + 1/2, और इवन है तो 2 टर्म होंगे बीच में, उन दोनों का सम करके डिवाइड 2, और मीन ऑफ द 2 बिटवीन। सो इन दिस वी कैन फाइंड द मीन एंड मीडियन। तो अब इसमें से जैसे आप डेटा को यहाँ प्लॉट किया है, आप देखोगे कि कौन सा बढ़िया है या किससे इंफॉर्मेशन अच्छी मिल रही है या हम लोग किसी में भरोसा कर सकते हैं, और विच वन इज रिलायबल। सो वी कैन सी दैट द डॉट्स करस्पॉन्डिंग टू बैट्समैन बी आर क्लोज टू ईच अदर। अब जो यहाँ पर बी में जो डॉट्स है ये या पॉइंट्स है ये क्या आपस में एक दूसरे के क्लोज है, राइट, एंड आर क्लस्टरिंग अराउंड द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। और ये सब क्या है, जैसे हमारा इसका सेंट्रल टेंडेंसी 53 है तो इसका परफॉर्मेंस 53 के आसपास है, कभी थोड़ा कम है कभी ज्यादा, लेकिन ये जो 53 यहाँ आ रहा है इसका यहां से पता किया तो ये तो 0 आ रहा है, और यहां से क्या तो 170, यानी ये सेंट्रल वैल्यू के पास में नहीं है, यानी स्कैटर्ड ज्यादा है, फैला हुआ ज्यादा है सेंट्रल वैल्यू से, करेक्ट। सो वी कैन से हियर while those corresponding to batsman A are scattered or more speed, तो यहाँ पर ज्यादा फैला हुआ, यहाँ पर कम है। तो यहाँ एक नया वर्ड हम लोग सीख रहे हैं कि डेटा कैसे स्कैटर्ड या स्प्रेड आउट कैसे, ठीक है, स्कैट कैसे कर रखे हैं। So the measure of central tendency are not sufficient to give the complete information about the data। तो इस तरह का जब हमारे सामने डेटा आ जाता है तो जो हमने 10 तक सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू निकालने की पढ़ा है उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, या हमको अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। ग्राउंड लेवल पे अगर जाना चाहें, हम देखना चाहें तो इस बेचारे को तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसके लिए कोई वेलफेयर का काम ही नहीं होगा, और इसको बहुत कुछ मिल रहा है, और हम लोग कहेंगे एवरेज पर्सन की सैलरी 1 लाख मिल रही महीने में, तो यहां पर ये मेथड काम नहीं करेगा, राइट। सो वेरिएबिलिटी इज अनदर फैक्टर। तो यहां हम दूसरा फैक्टर लेके आ रहे हैं, वो है वेरिएबिलिटी।
वेरिएबिलिटी इज अनदर फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड अंडर द स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या है, वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी क्या है कि डेटा कैसे फैला हुआ है, ठीक है ना, यानी सेंट्रल वैल्यू से उसकी क्या पोजीशन है। सेंट्रल यहाँ एक सैलरी बंदे को हम कह रहे हैं 1 लाख मिल रही है, लेकिन इसको कितनी मिल रही है ये हम देखेंगे, और इसको कितनी मिल रही है ये हम पता करेंगे। क्लियर? तो ये वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी आपको समझना है इस चैप्टर के अंदर। सो लाइक मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, जिस तरह से हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कर रहे थे, here we want to have single number of descriptive variability. The single number is called a measure of dispersion. तो इसका हमने नाम दे दिया है measure of dispersion. Here, like measure of central tendency, we want to have a single number to describe the variability. The single number is called a measure of dispersion. जैसे हमने 10th में पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी इसकी सेंट्रल वैल्यू को मापना, सेंट्रल का डेटा क्या कहता है। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबिलिटी को क्या नाम देंगे, द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। यानी डिस्पर्सन कैसे है, हाउ द डेटा आर स्कैटर्ड और दे आर स्प्रेड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, दैट वी हैव टू सी इन दिस चैप्टर। हाउ द डेटा आर स्कैटर्ड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, और वी कैन से फ्रॉम द मीन और मीडियन, एंड दैट इज नोन एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो जो हम लोग 10th तक पढ़ते थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसकी जगह अब क्या होगा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। करेक्ट? हाउ द डेटा आर स्कैटर्ड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। सो वी शैल लर्न सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ द dispersion and their method of calculation for ungrouped and grouped. So what is the target of the us for this chapter, that how to find the measure of dispersion, what are the methods of the measure of dispersion। जैसे हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 मेथड पढ़े थे, मीन, मीडियन एंड मोड, और उसके अलग अलग फार्मूला से उसको हमने कैलकुलेट किया था। उसी तरह से देयर आर सम मेथड फॉर मेजरिंग द डिस्पर्सन और वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी कैसे होगी डेटा की, वो या हम उसको कहें मेजर ऑफ डिस्पर्सन विल बी देयर। डिफरेंट मेथड होंगे और उन मेथड का क्या एप्लीकेशन है और क्या करना। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, द डिस्पर्सन, तो डिस्पर्सन का मतलब क्या है, स्कैटर्ड, हाउ डेटा आर स्कैटर्ड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। तो डिस्पर्सन आप लिख सकते हो या स्कैटर्ड लिख सकते हो, राइट। सो द डिस्पर्सन और स्कैटर इन ए डेटा मेजर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसको या तो हम ऑब्जर्वेशन से कह सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ देखें इसका डेटा बहुत फैला हुआ हमको दिख रहा है ग्राफ के हिसाब से, और इसका डेटा पास पास में, तो हमको पता चल रहा है, देखने से ही पता चलेगा। कई बार हम लोग जनरल कह देते हैं, हम लोग पढ़े नहीं होते तो भी कह देते हैं कि ये अच्छा है ये खराब है, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जर्वेशन वी कैन से, और वी कैन फाइंड द टाइप ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के मीन निकाल या मीडियन या मोड ये निकाल के पता करते हैं कि जो मीन या मीडियन आया उससे डेटा कितना दूर है या पास है। तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि आपका डिस्पर्सन ज्यादा है या कम है, राइट। सो देयर आर फॉलोइंग मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब मेजर ऑफ डिस्पर्सन के कई मेथड है, जैसे हम कुछ मेथड हम लोग पढ़ेंगे, कुछ आप आगे पढ़ोगे, बड़ी क्लास में जाओगे तो। सो मेथड क्या क्या है, पहला है रेंज, सेकंड क्वार्टाइल डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन,
mean deviation एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 4 मेथड है, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। So in this chapter we will study all of these measure of dispersion except the quartile. This quartile deviation we have seen in later cases, or when you are go for the in the commerce section that you have to see this. Okay? So statistics will be also important for the commerce student, that see. So now see here we call range. तो range तो आपने बहुत सा पढ़ा है। range roughly method we use in daily life। जैसे हम कहते हैं इसका रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज, मींस मिनिमम एंड मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना, उन दोनों के माइनस कर दो, दैट इज द रेंज। जैसे हम इस बैट्समैन की बात करें, इसकी रेंज क्या है, मैक्सिमम रन स्कोर 170, मिनिमम 0, तो इसकी रेंज कितनी हो गई 170। क्लियर। इसी तरह से सेकंड बैट्समैन की रेंज देखें तो सेकंड बैट्समैन के हाईएस्ट रन है वो 60 है और मिनिमम है वो 46 है, तो 60 माइनस 40, तो ए का तो रेंज कितना आ गया हमारा 170 और बी का कितना आ जाएगा 60 माइनस 46, दैट इज 14, तो ये 40, यानी रेंज ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ बी। क्लियर। So therefore the score are scattered or dispersed in the case of A, while for B are close। तो रेंज से हमको क्या पता चला, किसकी रेंज ज्यादा है, जिसकी रेंज ज्यादा है उसका डेटा ज्यादा फैला हुआ है, जिसकी रेंज कम है उसका डेटा पास में। सो व्हाट वी कैन से रेंज A 170, तो 17 का डेटा है वो स्कैटर्ड वैल्यू है वो ज्यादा है, ज्यादा फैला हुआ है, और ये सिर्फ इससे कम है बी का, तो ये डेटा कम फैला हुआ इन कंपैरिजन टू ए। तो रेंज से भी हम हल्का सा आइडिया लगा सकते हैं कि किसका डेटा फैला हुआ ज्यादा है और किसका नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन एक रफली आइडिया हमको रेंज से मिल जाएगा कि हाउ द डेटा आर स्कैटर्ड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। क्लियर। और द डिस्पर्शन ऑफ दिस इज मोर देन इन कंपैरिजन टू बी। So you can also find the dispersion from the range, but range is only simply maximum data minus minimum और maximum value minus minimum। तो रेंज में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला है आपको चेक करना है, इसका ज्यादा अपने सिलेबस में नहीं है। So the range of a series equal to maximum value minus minimum। The range of the data give us a rough idea of the variability or scale। तो ये हमको सिर्फ रफ आइडिया देता है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं देता है, but does not tell about the dispersion of the data from central tendency। सेंट्रल टेंडेंसी से कितना फैला हुआ ये नहीं, क्योंकि जब हम रेंज निकालते हैं तो इसका कहीं जिक्र नहीं है सेंट्रल वैल्यू का। इसके फॉर्मूले रेंज में न मीन का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, न मीडियन का है, न मोड का, सेंट्रल टेंडेंसी का नहीं है। सो दिस इज a rough idea about the given data, so we are not taking the range in consideration। Clear? So for this purpose dispersion of data from a measure of the central tendency not tell about, for this purpose we need some other measure of variability। इसलिए हमको रेंज को ज्यादा वेटेज फिर भी नहीं देते हैं। we need some more method of measure of the variability, as such measure must depend upon the difference So see here we have to take the new method
that is such measure must depend upon the difference or deviation of the mean value. Now here see, the difference from the mean value, or you can say deviation. तो डेविएशन हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, डेविएशन, राइट? सो डिफरेंस और डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी. अब सेंट्रल टेंडेंसी मीन भी हो सकती है, मोड या मीडियन भी हो सकते हैं, इट मे बी मीडियन और एनी अदर वैल्यू दैट यू हैव टू सी. क्लियर? तो डेविएशन के लिए हमने जो 10th में पढ़ा था डी या स्मॉल डी आई इक्वल टू हम लोग लिखते थे एक्स आई माइनस ए, राइट? डेविएशन एक्स आई माइनस ए क्या था? एज्यूम मीन, तो वो मीन ही हुआ. तो हम लोग वहां डेविएशन यानी डिफरेंस, वी आर फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू. जैसे ये हमारा ए हो गया 53. नाउ वी हैव टू फाइंड 30 माइनस 53, that is deviation. 91 minus 53, 0 minus 53, 64 minus 53, 42 minus 80 minus 30 minus 5 minus 53, 117 minus 53, and so this is the deviation, difference of the mean value from each observation. Similarly for the batsman B also we see the deviation of 53 from 53, 53 from 46, from 48, from 50, from 53, 50. So here we see some values are positive and some values are negative, right? So the importance of the measure of dispersion will depend upon the deviation of the observation from central tendency or mean deviation and standard deviation. Now there are also we have some type of the deviation, but we have had two type of the deviation in your syllabus, that is the mean deviation and standard deviation. Now what is the meaning of the mean deviation, that we have to see. So first is the mean deviation. So as in 10th class we have already find di equal to xi minus a. Clear? This observation we have also seen, that is the difference of a of fixed value a, or you can call assume mean, both may be there. So from xi, from each observation we can calculate. Now we find the deviation about a, an absolute measure of dispersion is the mean of these deviation. Now if you want to find the absolute deviation, so what is the absolute deviation? That will be mean of the all deviation. Clear? So question says to find the mean we must obtain the sum of the deviation. But we know that measure of central tendency lies between the maximum and minimum value of the set of observations. Therefore, sum of observation may be negative and sum of the observation may be positive. So when you add, that result will be 0. देखिए इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि जब आपकी सेंट्रल वैल्यू 53 है, ए की वैल्यू यहाँ से आप 30 माइनस 53 माइनस वैल्यू 91 माइनस 53 पॉजिटिव वैल्यू, 0 माइनस 53 नेगेटिव वैल्यू, 64 माइनस 53 नेगेटिव वैल्यू, 42 माइनस नेगेटिव वैल्यू, 80 माइनस पॉजिटिव. So in this deviation there are some positive deviation and some are negative deviation. अब अगर मीन का मतलब क्या, मीन ऑफ द डेविएशन, जब आप मीन ऑफ डेविएशन निकालोगे, मीन ऑफ डेविएशन, तो सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन मीन डिफरेंस एंड टोटल नंबर ऑफ डेविएशन
अगर यहाँ से कुछ नेगेटिव आए कुछ पॉजिटिव आए, दोनों का मान लो 50 प्लस का आ रहा टोटल, माइनस 50 का, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे देन इट इज 0. So this will gives you none information or no information. If the sum of positive and sum of the negative number are same, then we have no particular information or value is 0. So finding the mean of deviation about mean is not of any use. तो जो हमने ये mean of deviation निकाला है about the mean, this is no use, क्योंकि इसका आंसर आपको पास 0 आ गया, तो 0 आकर हम लोग कुछ नहीं कर सकते. So for that we have to, for the measure of the dispersion is concerned, we take the absolute value. Now what is the absolute value or absolute deviation? So that in finding a suitable measure of dispersion, we require the distance of each values from the central tendency or fixed value A, and that the absolute value of the difference of the two number will be taken. So now we can say mean deviation from A. Now we take the formula mean deviation of A, that is sum of absolute value, sum of absolute value from A. A is our central value, and then divided by the number of observation. Number of observation. Now we use this one. So this formula, mean of deviation, or this is mean of deviation, both have difference. What is the difference between this? Here only we take sum of all deviation. Sum of all deviation, directly you have to take x1 minus a, x2 minus a, x3 minus a. Right? We add all these differences. Clear? In the case of the sum of all deviation, we add all these. So adding all these, some positive, some negative, you get the result is 0. But in the case of some absolute values, now absolute values or absolute values of the derivation, you can write values of derivation in the right. So absolute derivation what? Di equal to mod of xi minus a. This is the absolute value. Means we take positive value only. So whatever we are getting the deviation from the center value, that we have to always take the positive. अब इसमें क्या होगा, सब वैल्यू पॉजिटिव आएगी. Either we are finding 30 minus 53 minus 20, that convert into plus 23 or 20. Then 91 minus 53, that is already positive, no need to convert into positive. 0 minus 53, you get minus 53. So minus 53 we convert into absolute, that will be plus 53. तो आपको इसमें कुल मिला के क्या करना है, सभी वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है. जो डी आई की वैल्यू आई थी वो सब पॉजिटिव करके फिर ऐड करके डिवाइड बाय n, तभी हमारा आंसर आएगा. राइट? So here we take the absolute mean deviation may be obtained from any measure of the central tendency. तो ये जो हमारा mean deviation है, mean deviation about A means this A 53, और A क्या है? A may be mean, A may be median, और A may be any observation, कोई और observation भी हम ले सकते हैं. Suppose say find the mean deviation of the given data about 45. So A is 45. You have to take A as a 45 for this batsman or for this, any according to the problem. Right? So dear student, here we learn how to find the mean deviation of a data. So that we see for ungrouped and grouped. Again the process as we see in the 10th class. How to find the mean, that we use same method, but mean deviation we take one more difference. Clear? So we see mean deviation for ungrouped data. You may write here mean deviation for ungrouped data. If we are given data as a ungrouped, then how
find the mean. Correct? So for that again we have to first of all see the observation. You have to find the central tendency. As if question is asked, find the mean deviation above the mean, then first of all you have to find the mean. Then you have to find the deviation of the each observation from the mean. Then whatever you are getting the deviations, take all positive. If it is negative, convert into positive, and if positive, then it remains positive. After that you have to add all these. After adding all the deviation, you divide the number of observations. So this is the simple method. We see formula also in the later video how to find the mean deviation for ungrouped data, and also we see some example. With the help of example we can understand how to find these problems. So dear student, this is all about today's class. Thanks for watching. Have a nice day, and to be continue with us, because in the next video we see very important problems and also we see some formula for the statistics.